अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, मुझे कंफर्म कर दें, आपको आवाज़ भी आ रही है और पिक्चर भी आ रही है, मुझे कंफर्म कर दें। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर किसी को चाहिए तो वो ये नंबर नोट कर लें मेरा। इतने में कोई क्वेरी वगैरह होती है तो आप ये नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हम नोट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, अपने ग्रुप पे शेयर कर रहे होते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, 0321112963। ठीक है, इसको नोट कर लें। एक मिनट स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, सीफैप 3 से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं चाहूँगा ज़रा हम जो है क्या कहते हैं, आज के पहले एजेंडा लिख लेते हैं और फिर हम जो है अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। नंबर 1, पहला एजेंडा हमारा ये होगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए सीफैप 3 के लिए। ठीक है जी, सीफैप 3 को कैसे लेके चलना चाहिए। नंबर 2, उसमें फिर हम बात करेंगे कि एरियाज ऑफ कंसर्न, क्या स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है कुछ वो स्टूडेंट जो पास हुए हैं, ठीक है, उनका फीडबैक आएगा, उनकी अप्रोच आएगी। सही है, स्टडी गाइडेंस फ्रॉम दोज हु पास्ड, और वो स्टूडेंट जो 3-3 4-4 अटेम्प्ट से पास नहीं हो रहे थे, ठीक है, उन स्टूडेंट से इंशाल्लाह फीडबैक लेंगे फ्रॉम पास्ट स्टूडेंट्स। और हमारी क्या अप्रोच होगी, मतलब जो हम फॉलो करते हैं क्लास में, वो अप्रोच क्या है। अच्छा, ये बात ध्यान में रही, आज का सेशन है ये ओपन फॉर ऑल इसलिए रखा गया है क्योंकि सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उनको अप्रोच समझ आ जाएगी कि कैसे डायरेक्शन लेके चलनी चाहिए। ठीक है जी, अप्रोच फॉलोड बाय ST एकेडमी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। सऊद तारिक मेरा नाम है एंड अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2014 से 8 ईयर्स प्लस से मैं जो है CA की टीचिंग कर रहा हूँ। वैसे तो टीचिंग में 2005 से कर रहा हूँ, जब मैं खुद O लेवल्स में था, और टोटल टीचिंग किए हुए ऑलमोस्ट 17 ईयर्स प्लस हो चुके हैं मुझे। CA की टीचिंग करते हुए 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। CA फाइनल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था पहले मैं। आज के दिन मैं CA फाइनल का BFD पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा BFD में मेरिट सर्टिफिकेट भी आया इस बार, सेकंड टाइम। इसके अलावा MSc2 पढ़ा रहा हूँ सर फुरकान के साथ, और सर अरीब के साथ हमने सीफैप 3 स्टार्ट किया अभी पिछले टाइम में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का। पास भी हुए कुछ स्टूडेंट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली पास नहीं भी हो सके हैं, ठीक है, मगर ये कि अगेन एक हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ तैयारी की जाए तो पेपर निकाला जा सकता है। और ICAP ने नई स्कीम में आपको पता है कि चीज़ें काफ़ी चेंज की हैं, तो वो हम सारी बातें ना, एक और सेशन हम इससे पहले रख चुके हैं, इंट्रो सेशन, तो उसमें कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को उसका भी लिंक इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नंबर नोट कर लें, इसमें मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप लिंक के लिए, ठीक है। तो उसमें वो लिंक आ जाएगा, इसमें सारी चीज़ें हमने पुरानी और नई कंपेयर की हैं। और तो ये क्या कहते हैं, आई थिंक पढ़ाने का रीज़न एक ये भी था, मतलब MSc मैं क्योंकि CFAP 4 पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह MSc2 भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये था कि यार जब MSc2 में मैं चीज़ कराऊँ तो CFAP 3 का भी एक, जिसे कहते हैं ना कि हमारे ही हाथ से बच्चा जाए, तो ये कि जब वो MSc2 में हमें मिले तो हम सब एक पेज पे हों, ठीक है। इवन तो MSc2 में मेरे साथ सर फुरकान बहुत अच्छा खासा एरिया कवर कर रहे होते हैं, मगर ऑब्वियसली क्योंकि MSc2 के अंदर एक अप्रोच मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अप्रोच आहिस्ता 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 हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर की तरफ से यहाँ पे भी पूछी जा रही है। CFAP 4 BFD के अंदर भी काफी थ्योरेटिकल एरिया आ रहा है। अभी BFD का सेशन था आपकी क्लास से पहले, तो वहां भी ये बात हुई कि भाई काफी थ्योरेटिकल एरिया आ रहा है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अलाइन करना चाह रहा है MSc2 से। और CFAP 3 में भी जो न्यू स्कीम में पेपर्स पूछे जा रहे हैं उनका बिल्कुल मिजाज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ओल्ड वन, ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले मुझे बता दें, आप में से कितने लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट बता दें, जो कि कितने लोग ऐसे जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो फर्स्ट लिखेंगे, मैं नाम नहीं कॉल करूंगा। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एक अटेम्प्ट से ज्यादा हो चुकी है, ऐसे ही चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे आइडिया भेजे ऑडियंस हमारे पास आज कौन सी ज्यादा है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जूम नाम अपना चेंज कर लें, जूम आ रहा है आपका, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, ओके। फोर्थ अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट हो गई हैं, ओके। सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, ओके। और सेकंड अटेम्प्ट है, ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ओके। और ओके, सेकंड अटेम्प्ट है, ओके, ठीक है। और भी काफी सारे स्टूडेंट है, पार्टिसिपेट करके बताएं कौन सी अटेम्प्ट है आपकी। नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट है, ओके। 3 है, सेकंड है, ओके। थर्ड है, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। थर्ड आ रही है एक और, ओके। एक और आई थर्ड की अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, ओ माय गॉड, ओ ओ ओ। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं,
फर्स्ट अटेम्प्ट है, दैट्स गुड। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आज बातें करूंगा ना आपसे, आपने आज ही वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सेशन आज किसी पेपर पे स्पेसिफिक नहीं है, मैं दिसंबर 22 के पेपर पे सेशन नहीं कर रहा। आज का जो सेशन है दिसंबर 22 आएगा एजेंडे में, ठीक है, एजेंडे में दिसंबर 22 आएगा लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। मगर अभी पहले हमारा फोकस है कि यार अप्रोच सीधा, किबला तो सीधा हो हमारा, ठीक है। तो आज हम अप्रोच से बात करेंगे, उन एरिया से बात करेंगे जिसकी वजह से पेपर अनफॉर्चुनेटली रुक रहा है। तो मैंने बड़ा फीडबैक लिया है, रिजल्ट के बाद मेरी आदत होती है कि स्टूडेंट से फीडबैक लूं, चाहे वो बीएफडी हो, जो भी पेपर पढ़ा रहा होता हूँ, कैफ के पेपर होते हैं, वहां भी मेरी ये आदत होती है। तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं डिटेल्ड फीडबैक लिया गया, आधे घंटे की लोगों कॉल पर बात हुई है कि भाई हुआ क्या आपके पेपर में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है जैसे कहते हैं ना कि आपको इससे सेशन में बड़ा फायदा होगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लें यार, देखो जोन सी भी अटेम्प्ट है, ये मैं आज आपके ध्यान में बिठा रहा हूँ, जॉन सी भी अटेम्प्ट है, समर 13 शुड बी, समर 2023 शुड बी योर पासिंग अटेम्प्ट। बस ये आपने ध्यान में बिठाना है कि पेपर निकलेगा और इंशाल्लाह एक अच्छी अप्रोच है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे अगले 10 मिनट, बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर मैं अरीब को हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं समर 23 अटेम्प्ट है ना, ये हमारी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है दिस रिस्पेक्ट टू दिस पेपर। और हमने ये पेपर सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ना कि ये पेपर जो है वो CFAP 3 पास करने के लिए, नहीं नहीं, ये पेपर हमने इसलिए भी पढ़ना है कि यार आगे जाके हमारे पास MSA2 आ रहा है, जितनी अच्छी बेस हमारी यहाँ बनेगी उतना हमें MSA2 में आसानी होगी, क्योंकि MSA2 इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स CFAP 3। MSA2 का जो ताल्लुक है ना ज्यादातर CFAP 3 से ताल्लुक है, BFD से भी है, ऐसी बात नहीं है, BFD से भी है, मगर BFD के अंदर भी जो है वो क्या है कि थ्योरेटिकल है ना, वो कैलकुलेशन होती है ना, तो आपके जहन में रेडी होती चीज है। मगर जो लिखने वाला स्टाइल है ना, क्योंकि MSA2 में 80-90% आपको लिखना होता है, इवन BFD की भी थ्योरी लिखनी होती है, तो 80-90% अगर आपको लिखना है तो राइटिंग स्किल्स, आपके एप्लीकेशन स्किल्स, डेटा माइनिंग स्किल्स, ये सारे के सारे आप यहाँ पे अच्छे से सीख लो, ताकि जब MSA2 में जाओ तो ज्यादा परेशानी ना हो। तो मेरे यहाँ पे आज दो पर्पज है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ CFAP 3 के लिए नहीं बात कर रहा आपसे, मैं आपसे ऐसी बात करूंगा कि वो CFAP 3 में भी काम आएगी और इंशाल्लाह MSA2 में भी काम आएगी, और हमारा पेपर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि MSA2 की तरफ बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। एक और बात करूं मैं आपसे, इस बार आपको पता है परमानेंट क्रेडिट कितना है? को बता सकता है परमानेंट क्रेडिट CFAP 3 में कितना है? BMS में, SPM में, सॉरी, परमानेंट क्रेडिट नंबर कोई फॉलो करता है? GCA ने आई थिंक शेयर किया था, क्या कहते हैं, वो आप निकाल भी सकते हो खुद, कंट्रोल F करके और शीट बना के। किसी को पता है कितने परमानेंट क्रेडिट आए इस बार SPM में? BFD में 450 के करीब है, पिछली बार 500 कुछ आए थे, नहीं देखा किसी ने। इस बार परमानेंट क्रेडिट आई गेस 500 प्लस आए, 500 प्लस, ठीक है। लास्ट टाइम कितने आए थे किसी को पता है? लास्ट टाइम समर स्प्रिंग क्या कहते हैं, कौन सा था, समर 2022 में, समर 2022 में कितने आए थे, कोई आइडिया? समर 2022 में परमानेंट क्रेडिट आए थे ऑलमोस्ट 300 प्लस, ठीक है। इस बार परमानेंट क्रेडिट आए 500 प्लस, यानी कि 200 प्लस का परमानेंट क्रेडिट में इजाफा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पेपर नस्बतन आसान था, इसका मतलब पेपर नस्बतन ज्यादा पास हुआ है, इसका मतलब है नस्बतन पेपर इस बार निकालना थोड़ा आसान था। एज पर एग्जामिनर स्टैट्स पासिंग परसेंटेज एग्जामिनर रिकमेंड में आएंगे तो बात समझ आ जाएगी, कितने परसेंट बच्चे पास हुए ये तो पता चल जाएगा। ये देखें एग्जामिनर रिकमेंड, हमने ऑलरेडी कुछ इस पर पहले बात की हुई थी, इसलिए हाईलाइटिंग हुई है। तो ओवरऑल 24% रिजल्ट था लास्ट टाइम, मैं समझता हूँ इस बार 24 नहीं होगा, इस बार ये रिजल्ट सेफली 30s में जाएगा, सेफ 30s में जाएगा इस बार, ठीक है। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए इसमें बात। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं मुझे पार्टिसिपेट करके बताएं जिनको लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ था मगर वो पास नहीं हुआ? प्लीज यार यस करते, मैं नाम नहीं लूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार आपका पेपर पूरा हुआ था, अच्छा हुआ था, मगर पास नहीं हुआ? प्लीज, मैं नाम नहीं लूंगा मगर आप अपना यहाँ पे बताएं, यस कर दें अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है ठीक है, ओह माय गॉड, मेजॉरिटी यस है, नो भी है कुछ लोग, ओके यस यस यस, नो यस, ओके यस, और बाकी लोग 44 पे आ रहा है तो ठीक है, 44 अगेन, मगर आपको लगता है कि पास होना चाहिए था, ठीक है, अच्छा हुआ था। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं आपको, थ्योरी के पेपर में ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये ध्यान में रखिएगा मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है इस सेशन के एंड तक आप पहुंचेंगे तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको लर्निंग आउटकम मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि यार यस दिस में भी द रीजन। मेरी एक स्टूडेंट से आधे घंटे फोन में बात हुई, उनका पहला सवाल ये था कि जी मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, मेरा ऐसा पेपर हुआ है। और जब कॉल एंड हुई तो उनका ये कहना था हाँ ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से शायद मैं फेल हुआ। तो अगेन मैं आपसे भी वही बातें करता हूँ कि भाई मेरा एक जैसे कहते हैं ना कि इस पर काफी जो रिसर्च है इस अटेम्प्ट में वो क्या रहा। देखें यार, एक तो मेरा रिसर्च ये है और आप मुझे बताएं ऐसे एग्री करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि यार क्या होनी चाहिए, फिर आप मुझे बताइएगा अगर आपने वो अप्रोच फॉलो किए फिर भी अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुए
तो यार फिर तो इसका मतलब को बैड लक हुआ है। बट अगर आपने अप्रोच फॉलो नहीं की है तो इसका मतलब अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट में आपको बड़ा मजेदार शेयर करूँ। मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं सर अली को भी देता हूँ, सर अली वेट करें। यार मेरी स्टोरी है कि आईटी के पेपर में ना मैं 50-60% पढ़ के गया, ठीक है, 50-60% पढ़ के गया, ठीक है, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 50-60% पढ़ के गया। 2012 की बात है, उस वक्त आईटी होता था मॉड्यूल ई में, और मैंने अटेम्प्ट पता है कितना किया, पता है कितना अटेम्प्ट किया, 100% या 90% अटेम्प्ट किया, ठीक है। कितना मैं पढ़ के गया हूँ, 50-60% पढ़ के गया हूँ, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी। और मैंने अटेम्प्ट कितना किया, 100 से। जब मैंने अटेम्प्ट कर लिया ना, मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार 100 अटेम्प्ट हो गया। और घर आके मैंने बोला यार 50 पास, अच्छा जिंदगी में कभी पहले मैं फेल हुआ नहीं था, तो हमेशा 50 बना दिया करता था। जब मैंने इससे पहले एसी से भी किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, तो मैंने अपने पासिंग 50 बना दिया। मैंने कहा यार बेहतरीन 50 बन जाएंगे। और मैंने मॉड्यूल एफ की क्लासें लेनी शुरू कर दी। तो मॉड्यूल एफ की क्लासें होती थी, बीएफडी मॉड्यूल एफ में होता था, ये बीएफडी एफ के चारों पेपर की क्लासें लेनी शुरू कर दी। टैक्स की क्लासें भी ले रहा हूँ, ऑडिट की क्लासें भी ले रहा हूँ, बीएफडी की क्लासें भी ले रहा हूँ, सही है ना। और कौन सा पेपर था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासें भी शुरू कर दी। वो मैंने कहा निकलेगा यार, कोई मसला ही नहीं है। आईटी और लॉ 2 पेपर थे। अच्छा जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, सुनिएगा। जब रिजल्ट आया तो मेरा एफएफआर पास था अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम। वो मेरा इसी चीज से बहुत मेरी बेस स्ट्रांग थी। ये एसपीएम जो होता था पहले, बीएमएस होता था, बीएम होता था, बीएम भी पास था अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैंने बीएम को इतना टाइम नहीं दिया, मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा। मैंने बस वो काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था, हंसते खेलते। बाद में चले तो बदनाम पेपर था उस वक्त का, बदनाम मींस के बहुत ज्यादा फेल होता था। कितने लोगों की क्वालिफिकेशन रुकी इस पेपर के चक्कर में बाद में। अच्छा मेरे 2 पेपर रुक गए, आईटी रुक गया और लॉ रुक गया, और मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया। अब आप जो सोच रहे हैं, पेपर से पहले मेरी, पेपर से पहले क्या पोजीशन है कि मैं 50-60% पढ़ के जा रहा हूँ। पेपर के दौरान क्या कैफियत है कि मैंने 100% अटेम्प्ट कर लिया, और मुझे लग रहा है कि मेरे 50 आ जाएंगे, और पेपर मेरा फेल हो गया। कितने मार्क है, 33, ये 33 आए थे मेरे ख्याल से। अब आप मुझे बताएं कि यार क्या गलती हुई है मुझसे। अब मैं अगर सिर्फ इस सिनेरियो को देखूं तो मुझे लग रहा है पेपर पास होना चाहिए था। मगर बाद में मैंने रियलाइज किया, जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, अपने आप पे बड़ा गुस्सा था, अपने आप पे इसलिए गुस्सा था क्योंकि मैं तो यार वो बंदा हूँ जो एसीसी में पोजीशन होल्डर था, पाकिस्तान में पोजीशन मारी थी मैंने। और मैं जब अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुआ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। मुझे लोगों ने समझाया कि भाई आपके 2 पेपर पास हो गए, क्या हो गया यार, मतलब बड़ी बात होती। मैंने कहा यार मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं तो यार 4 के 4 पास करने थे। मैं तो यार मतलब ए लेवल में भी ए स्टार और ये और वो, मैं तो टीचिंग भी करता हूँ, उस वक्त मैं ए लेवल की टीचिंग करता था। मैंने कहा यार मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ पास होना चाहिए और ये वो, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तो मैंने इसको छोड़ के इसका गम पाल लिया। मगर बाद में जब मैंने ठंडे दिल से सोचा, मुझे याद आया, मैंने कहा यार मैंने पढ़ा कितना। जब मैंने वापस पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा मैं तो 50-60% पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी अप्रोच जो है ना वो सही नहीं है, भले पेपर में आपने 100 अटेम्प्ट किया, मगर यार अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है ना पीछे, तो यार वो कहीं ना कहीं आपको हिट करती है, ठीक है। अच्छा अगली अटेम्प्ट में क्या हुआ, अगली अटेम्प्ट बताते हैं आपको। अगली अटेम्प्ट में ये हुआ कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा आईटी के पेपर के लिए, ठीक है, 80% 90% पढ़ के गया, मतलब ऑलमोस्ट 90% कवरेज करके गया। अच्छा अब क्या हुआ, अब मैंने अगेन अटेम्प्ट किया, ऑलमोस्ट वही 100% 100% अटेम्प्ट किया। अब मैं कितने मार्क्स आए, अब मुझे वापस लगा गया इस बार तो पास हो गया, क्योंकि इस बार तो मैंने मतलब अच्छा काम किया है। वापस मेरे मार्क्स आए इस बार 34। कितने मार्क्स आए, 34। यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैं पूरा तो पढ़ के गया, मगर क्या हुआ कि मैंने पढ़ा तो पूरा, मतलब कवरेज पूरी करके गया, अटेम्प्ट भी पूरा किया, मगर इसका मतलब मैंने उस क्वालिटी से अटेम्प्ट नहीं किया जिस क्वालिटी से अटेम्प्ट करना चाहिए था। फिर तीसरी अटेम्प्ट, उसको शॉर्ट करूंगा स्टोरी को, तीसरी अटेम्प्ट मैंने आईटी पेपर पास किया। मेरे सीनियर थे, मुझे कहते रहते थे बेटा सीसा मैनुअल एक चीज होती है, आप सीसा मैनुअल ले लीजिए। मैं उनको कहता था नहीं सर, सीसा मैनुअल के बगैर मैं पास करके दिखाऊंगा। जब मेरी पहली अटेम्प्ट पास नहीं हुई, दूसरी अटेम्प्ट पास नहीं हुई, तीसरी अटेम्प्ट मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा भाई वो कहाँ है आप, कहते मैं तो किसी फलां क्लाइंट में। मैंने कहा आपका सीसा मैनुअल चाहिए मुझे जिसपे हाईलाइटिंग हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, फिर मैंने सीसा मैनुअल से काम किया, अप्रोच पकड़ी, उनसे अप्रोच डिस्कस की, डिटेल में उनके साथ बैठा, उसके बाद मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर जो है वो पास हो गया। तो कहने का मतलब है कि कवरेज हमारी कंप्लीट ना हो तो हम पास होने के ख्वाब देखें, गलत, मुश्किल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है मगर मुश्किल है। कवरेज हमारी अच्छी है मगर अप्रोच नहीं है, पास हो जाए मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। हाँ अगर अप्रोच भी अच्छी है, कवरेज भी अच्छी है, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कोई बैड लक होता है जिसकी वजह से आप मिसहैप होता है जिसकी वजह से आपका पेपर पास है, ठीक है। तो पहले तो एक चीज ध्यान में बिठा लें कि यार अटेम्प्ट अगर आपने 100% किया है ना, ये इस बात की गारंटी नहीं। थ्योरी के पेपर में ना अपने आपको धोखा दे सकते हैं, वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ सॉरी के साथ, ये वर्ड में मुझे यूज करना पड़ रहा है कि हम अपने आप को ना डिसीव कर सकते हैं। क्यों, कैसे डिसीव करते हैं यार, थ्योरी में डिसीव करना अपने आप को बहुत आसान है, क्योंकि हम जब 100% अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो हमें होता है यार बस हमने अटेम्प्ट कर लिया तो सही है, हमें मार्क्स मिल जाएंगे, हमने कनेक्ट तो किया है। नहीं 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 नहीं,
बीएफडी जैसे पेपर में मैं जो बीएफडी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो बीएफडी में फायदा क्या होता है कि स्टूडेंट को चीज नहीं आती ना तो अटेम्प्ट नहीं करेगा, उसको फॉर्मूला नहीं पता, क्या अटेम्प्ट करेगा, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, वो छोड़ देगा सवाल। आप एक बताएं, एग्री करेंगे नहीं करेंगे? एफएफआर में अगर आपको पता ही नहीं कि एंट्री क्या बनेगी, आपको पता ही नहीं, आप आईएफआरएस जो है फलां पढ़ के ही नहीं गए हो, कोई इफेक्ट पढ़ के ही नहीं गए हो, तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करोगे, मगर वो भी आप हाफ हार्टेडली छोड़ दोगे, बीच रास्ते में छोड़ दोगे, बोलो क्या लिखूं मैं यार इसमें, क्या एंट्री नहीं बन रही है, क्या फाइनेंशियल बनाऊंगा। मगर थ्योरी में क्या है कि नहीं यार, अभी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला जी मैंने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया ऑडिट का, और मेरे 20 या 25 मार्क्स आए ऑडिट में। तो मैंने उसको बोला तुमने 100 मार्क का अटेम्प्ट किया तो 20-25 आए, तुम्हारी क्वालिटी थी ही नहीं पेपर की। अटेम्प्ट करना इज नॉट अ क्राइटेरिया यार, इसका मतलब क्वालिटी अटेम्प्ट करना भी जरूरी है। तो सेम गोस फॉर अस एज वेल कि यार पहले तो हम अपने आप को अपनी एक्सेप्टेबिलिटी लाएं, माइंड में ये चीज लेके आए कि अगर हमने 100% अटेम्प्ट कर भी लिया है, जो कि मैं समझता हूँ इस पेपर में पॉसिबल भी नहीं था, एक दो सवाल लोगों के छूटने ही थे क्योंकि एक दो चीजें ऐसी आ गई थी पेपर में जो इतनी कॉमनली आती नहीं है, सही है, तो ये हम ध्यान में रख लें। अच्छा, अब मैं अटेम्प्ट अप्रोच बता दूं, फिर उसके बाद मैं सर अरीब को हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। सर अरीब को हैंड ओवर करके फिर मैं अप्रोच पे वापस आऊंगा, ठीक है। सॉरी सर, थोड़ा सा इसमें लेंदी हो गया सेशन, मगर मैंने कहा था ये बात करनी जरूरी थी कि हमें अप्रोच के साथ साथ कवरेज भी करनी है और अप्रोच भी करनी है। अच्छा, अप्रोच मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा, आप में से मुझे बताइएगा कितने लोग ऐसे जो ये अप्रोच करते हैं और कितने लोग ऐसे जो ये अप्रोच नहीं करते हैं, ठीक है। मेरी अप्रोच क्या होती है, और ये अप्रोच मुझे मेरी नहीं है, मैंने उन स्टूडेंट से फीडबैक लिया जो स्टूडेंट पास हुए हैं, और माशाल्लाह मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला, उनका भी तकरीबन मोरलेस अप्रोच सेम थी। लेकिन यार एक बात याद है कि खाना कोई पकाता है ना, जैसे लेडीज खाना पकाती हैं घर में, तो खाना पकने का एक टाइम होता है। आप तेज चूल्हा पे खाना रख दें, ठीक है, बहुत तेज चूल्हे पे, बहुत तेज चूल्हे पे, ठीक है, या बारबेक्यू करें आप, बहुत तेज आग लगा दें, ठीक है, तो बारबेक्यू शायद हो जाएगा, मगर वो आपका खाना जल जाएगा, आपको टेस्ट में फील होगा कि यार ब्लैक ब्लैक हो गया, बाहर से लगेगा बहुत जला हुआ है। ये हमारी कैफियत है, हम क्या करते हैं कि आखिरी टाइम में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हद से ज्यादा मेहनत करते हैं आखिर के 15 दिन। मगर मसला ये तो है कि यार वो आखिर के 15 दिन की मेहनत नहीं होती, वो करनी होती है मेहनत 2-3 महीने, 3-4 महीने लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत करें भले आप, जैसे बारबेक्यू में होता है ना कि थोड़ा थोड़ा आपका सिकता रहे तो चिकन तो वो गलता रहता है, बट अगर आप एकदम से पूरी इतनी बड़ी आग लगा देंगे तो क्या होगा कि वो एक तो ऊपर से लगेगा बहुत ज्यादा पक गया, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, मगर जब खाएंगे तो अंदर से कच्चा होगा। तो सेम हमारे साथ भी ये कैफियत है कि यार हमारा जो कोर्स होता है ना, या हमारी जो पेपर होता है, हमारा पेपर बाहर से तो ऐसा लगा होता है बहुत ज्यादा, इसमें जो है ना मतलब वो कहते हैं तपिश लग गई है, मतलब एक फील हो रहा होता है, मगर अंदर से जो है ना वो कच्चा होता है। तो खैर, अब मैं आपको अपनी अप्रोच बताता हूँ। देखें भाई, मेरे हिसाब से जो अप्रोच बनती है, जो मैं और अरीब सर डिस्कस भी कर रहे होते हैं, पहली अप्रोच ये होती है कि यार सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अब ये पेपर पट्टे वाला नहीं रहा, अब ये पेपर में एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं आएंगे, अब इस पेपर में डेफिनेशन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। समर 22 और विंटर 22 ये दो पेपर आपके सामने है, आप देख लीजिए आपके किस तरह के सवाल आ रहे हैं। हमने एक बहुत अच्छा एनालिसिस भी किया हुआ है, वो आई थिंक अभी मौका नहीं है, ये अभी मुझे मौका मिलेगा सर अजीब के क्या कहते हैं बात के बाद, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। मेरा एक एक्सेल बेस्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है, हमारा एक एक्सेल बेस्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है जो बहुत ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमने जो है ना कंपैरिजन किए हुए, पहले कैसे सवाल आते थे और अब कैसे सवाल आते हैं, पहले कैसे सवाल आते थे और अब कैसे सवाल आते हैं, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हुआ हुआ है। इनफैक्ट स्टडी टेक्स्ट का भी एनालिसिस हुआ हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा देता हूँ उसकी, मगर अगर टाइम अलाउ करेगा मुझे, जानिए जी, टाइम अलाउ करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये बहुत जबरदस्त है, इसका क्रेडिट सर अरीब को जाता है। पूरा हमने पुरानी स्कीम और नई स्कीम को कंपेयर किया हुआ है, ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सेशन में वैसे हम कर भी चुके हैं। फिर हमने जून 22 की रिक्वायरमेंट को और दिसंबर 21 की रिक्वायरमेंट को इवेलुएट किया हुआ है कि भाई वहाँ पे किस तरह की रिक्वायरमेंट आती थी और यहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट आती है, ग्रिड में क्या चेंजेस हैं। फिर इसके अलावा प्लानर है पूरा हमारा, चाहिए कि हम कौन सा एरिया कवर करेंगे, ग्रिड ए की कितने आवर्स देने ये वो, और बुक का कैसे अलाइनमेंट है। तो ये अगर टाइम मिलेगा तो हम आज डिस्कस करेंगे, वरना हम आपको जो है ना प्रीवियस एक लेक्चर है वो रेफर कर देंगे। खैर, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था भाई अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो बेस्ट अप्रोच है ना, बेस्ट अप्रोच ये है भैया, ठीक है, कि आप पहले करें कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इसके लिए हमारे सेशंस में बड़ी हेल्प होती थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि सर अभी माशाल्लाह इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो अपना तजुर्बा शेयर करेंगे भी, उनका इंट्रोडक्शन भी हम देते हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जिसे कहते हैं कि चीज़ें देख रहा होता हूँ इंटरनल ऑडिट्स के थ्रू और अपनी फर्म के थ्रू, तो वहाँ से हम काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर देके ना एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। पहले आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, रटा नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, उसके बाद आपने क्या करना है कि लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड राइट देम इन योर रजिस्टर, राइट देम इन योर रजिस्टर, यानी कि अपना एक रजिस्टर बनाएं, जैसे आप बीएफडी का बनाते हैं, एफएफआर का बनाते हैं, जैसे आप बाकी पेपर्स का बनाते हैं, एक रजिस्टर बना के इन पॉइंट्स को लिखें। कोशिश करें ये पॉइंट्स कंप्लीट हो, कोशिश करें ये पॉइंट इनकम्प्लीट ना हो, कोशिश करें ये हैंड रिटन हो। आप समरीज यूज कर सकते हैं, आप किताबें भी यूज कर सकते हैं, मगर आपके हाथ से जो लिखा होगा आप उसको ओन करेंगे। मैं वापस कह रहा हूँ, आप उसको ओन करेंगे,
ये लिखें। ये मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फील ही नहीं हुआ कि बीएम जैसा पेपर मुश्किल होता है। इसके बाद आपने क्या किया, मतलब कॉन्सेप्ट लेने के बाद तीसरा काम आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रिवाइज दीज पॉइंट्स कंटिन्यूसली। बुक का मसला ये है कि बुक से रिवाइज करना आसान नहीं है, इतनी मोटी किताब आप देख के ना आप कहेंगे यार कौन रिवाइज करे, अभी तो आगे पढ़ना है। रिवाइज दीज पॉइंट्स कंटिन्यूसली। रजिस्टर होगा ना एक मुनासिब लेंथ का रजिस्टर होगा, कोई बीएफडी की तरह बहुत मोटा रजिस्टर नहीं होगा ये। रिवाइज दीज पॉइंट्स कंटिन्यूसली, ठीक है। हम टेस्ट लेते हैं एंड गिव टेस्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ लोगों को हेजिटेशन होती है कि पता नहीं मेरी टेस्ट की तैयारी हुई है नहीं हुई है। आप बगैर हेजिटेशन के टेस्ट दें यार, प्लीज टेस्ट दें, मगर रिवाइज जरूर करें। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट पे काम करें, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, किताब से कॉन्सेप्ट पढ़ लें, लेक्चर से देख लें, जैसे आपको ये लोग सेल्फ स्टडी करें उनसे भी बात हो रही है कि यार आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसको लिखना है अपनी राइटिंग में, ठीक है। तीसरा काम आपने ये करना है, इनको रिवाइज करना है कंटिन्यूसली, क्योंकि वरना पेपर तक आप भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं होगा क्या किया। एंड उसके बाद चौथा काम फिर आपने ये करना है कि अटेम्प्ट क्वालिटी क्वेश्चंस। तो क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब वो वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने आपने जो पुराने एसपीएम के पास में आते थे, बीएमएस के पास में आते थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले नहीं, सिनेरियो बेस्ड पहले भी आते थे, कम आते थे। अटेम्प्ट क्वालिटी सिनेरियो क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो क्वेश्चन हमारी सीफैप 3 की किताब में भी है, ठीक है। हम फ्रॉम बुक आईकैप की जो बुक है स्टडी टेक्स्ट है वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एसीसीए से भी करें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे क्वेश्चन एसीसीए के आइडेंटिफाई किए हैं, तो आप उसको करें। और इनको करने के बाद, इनको करने का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों से मैंने फीडबैक लिया, उन्होंने कहा सर हमने किए ना, बुलेट बना लिए थे ना। नहीं 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 भाई, बुलेट नहीं बनाने, बुलेट नहीं बनाने, सॉल्व कंप्लीटली इन रिटन फॉर्म। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, आप जो अप्रोच बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सॉल्व कंप्लीटली इन रिटन फॉर्म। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कोई टोटका बताए ना, कोई शॉर्टकट बताए, नहीं यार, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क भाई। लग के से अगर आप पेपर पास कर लेते हो तो एक अलग बात है, मगर यार एक डेडिकेटेड एफर्ट आपको करना है। और मैं आपको बता दूं इससे फायदा क्या होगा। अच्छा, इसके बाद रिटन प्रैक्टिस को मैं कंप्लीट कर लूँ, आपने रिटन फॉर्म में इसको कंप्लीट किया, उसके फौरन बाद फिर आपने इसको कंपेयर करना है विद सजेस्टेड सॉल्यूशन, कंपेयर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड ऐड ऑन योर पॉइंट्स एंड ऐड मिसिंग पॉइंट्स। जो मिसिंग पॉइंट इनको आपने ऐड करना है, ये इन्वेंटरी बढ़ रही है आपकी। देखें पेपर में अनफॉर्चुनेटली अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब है आप भी लिख रहे हो और एग्जामिनर के बाद भी आंसर लिखा है, मगर वो अलाइन नहीं हो रहा। जितना ज्यादा अलाइन होगा उतना आपके पास होने के चांसेस होंगे, ठीक है। जो पॉइंट मिस नहीं हो रहे थे, सॉरी मिस हो रहे थे, क्लिक नहीं हो रहे थे, अलाइन नहीं हो रहे थे, अब उनको अलग से लिख लो, सेपरेट कलर से लिख लो, एक सेपरेट, जिसे कहते हैं ना कि ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से लिख लो, रेड पेन से लिख लो, ग्रीन पेन से लिख लो, मगर ये लिख लो। अब जाके मैं समझता हूं आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आप मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, रिटन। अच्छा चले सबको छोड़ें, कितने लोग रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, यस और नो में जवाब दें। चलो, कितने लोगों ने रिटन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक दफा अटेम्प्ट किया हुआ है, यस और नो में जवाब देंगे। जी बिल्कुल, हम अब्दुल आइडेंटिफाई करेंगे, यस, ओके, गुड गुड, नो नो नो, यस नो। रिटन फॉर्म का मतलब पॉइंटेड नहीं है यार, रिटन फॉर्म का मतलब मैं अभी बताता हूँ। यस, ओके, यस से वालों से मैं बाद में बात करता हूँ, नो वाले कौन है, नाम नहीं लूंगा मैं ऑब्वियसली। नो, यस, नो, नो, नो। और वो लोग बताएं प्लीज। देखिए कोई मसला नहीं है यार, एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है ना यार। देखो अब जो आईकैप तो मैं नहीं हूं ना, मैं आईकैप तो हूं ना, मुझे आपका सीआरएन पता है, तो आप अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हो तो यार ये आपका एडवांटेज है, ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग का क्या है, काफी लोग अभी भी है माशाल्लाह, हमारे पास पार्टिसिपेंट काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुछ लोगों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। यस और नो में जवाब देना है। क्या आप रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करके गए थे? अच्छा, जो लोग यस कह रहे हैं, अब मेरा आपसे सवाल है, जो लोग यस करें, क्या आपने सिर्फ पॉइंटर्स बनाए थे या फुल फॉर्म सॉल्व किया था? पॉइंटर्स बनाए थे या फुल सॉल्व किया था, ये मुझे ये बता दें। जो लोग यस है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, नो वाले मैंने देख लिया, काफी सारे लोग हैं नो वाले, ठीक है। यस वालों से काफी कुछ लोगों ने यस बोला है ना, तो मेरा आपसे सवाल है कि जिन्होंने रिटन प्रैक्टिस की थी, अच्छा फुल फॉर्म सॉल्व किया था। नहीं हमारा देखें, आपका तो केस ही अलग है ना माशाल्लाह, आपका तो बैड सीन हो गया ना, वो तो पेपर की वजह से छोड़े, तो आप तो माशाल्लाह आप तो पास हो ना यार, मतलब आपका तो माशाल्लाह सिनेरियो डिफरेंट है, आप तो अपने पॉइंट चीज़ों को फॉलो करो, तो मिनिमम पेपर्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली बैड लक हुआ आपका, बट माशाल्लाह यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। पॉइंटर भी किए थे, फुल फॉर्म भी किए थे। अच्छा, अब तो इसका मतलब ये हुआ कि यार एक तो ये बात हो गई कि आपने फुल फ्लेज रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी। देखें यार मैं एक बात बताऊं, सीरियसली स्पीकिंग, यार इस पेपर के साथ ना मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ,
आप लोग माने या ना माने, इसके साथ ना सौतेला सलूक करते हैं। सौतेला समझते हैं? सौतेला सलूक किया जाता है इसके, उर्दू का वर्ड है ना सौतेला, ठीक है। आप एग्री करें या ना करें, हम इस पे सौतेला सलूक करते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ? बचा कुचा टाइम देते हैं, बचा कुचा टाइम देते हैं, सबसे आखिरी प्रेफरेंस होती है बीएफडी। मैं बीएफडी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो बीएफडी जैसे पेपर को जब लोग पहली प्रायोरिटी मतलब नहीं दे पा रहे होते टाइम, तो इसको कहाँ टाइम देंगे। और दूसरा ये कि टाइम देते भी हैं तो बस पास पेपर देख लेंगे, स्टडी टेक घुमा लेंगे, लक बेस्ड जा रहे हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, हम बहुत सारे लोग ना लक बेस्ड हो रहा है, एग्जाम में पास भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सीरियसली स्पीकिंग लक बेस्ड पास भी हुए। मैं परमानेंट ग्रेड बड़े हैं ना यार। आप पूछे क्या, आप उन लोगों से पूछें जो पास में, उनसे बोलें कि आपने सारे काम किए, बोलेंगे नहीं किए थे। मगर मेरी जो डिजायर्ड अप्रोच है ना, सजेस्टेड अप्रोच है, वो ये, मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया और इसके अलावा कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ सिर्फ ये काम किया 10-15 दिन, क्योंकि मेरी एज में FFR वगैरह थे, तो मैं उन पर ज्यादा टाइम लगाता था। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे पेपर पास करने के बाद पता चला कि यार ये तो मुश्किल पेपर था। अभी तो खैर आसान हो गया काफी पेपर, बहुत सी चीज चले गई, बुक भी थोड़ी हल्की हो गई, पहले बुक भी बहुत मोटी थी यार। तो प्लीज यार, एक तो यार ये अप्रोच कहीं लिख लें, प्लीज ये लिख लें, ये आपसे ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने ये काम करना है। भले आप सेल्फ स्टडी करो या क्लासेस ले लो, क्लासेस से ऑब्वियसली फायदा हो रहा होगा कि हम आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे, हम आपका टेस्ट ले रहे होंगे, हम आपको जो है वो क्वालिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहे होंगे, हम आपको ACC के क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहे होंगे, वो एक अलग है, ठीक है, वो हम आपको फैसिलिटेट करने को तैयार है, लास्ट में भी एक बार भी वो करेंगे। मगर यार एक 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 प्रोटोकॉल होता है, एक SOP होता है। और मैं आपको बता दूं, ये आपने अगर कर लिया तो आगे MSA2 तो है ही पूरा रिटर्न बेस यार। सिनेरियो पे 6 पेज का सवाल आता है, बताओ 6 पेज का सिनेरियो आता है, और वो ऑनलाइन भी होने जा रहा है, उसके अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो यार ये अप्रोच कहीं नोट कर लें। अच्छा सर अरीब हमारे साथ हैं, मैं बगैर मजीद टाइम लिए, सर आप हमारे साथ हैं, सॉरी थोड़ा सा वेट करना पड़ा जी आपको। सर। नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सर अरीब माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, दोनों हम दोनों का एडवांटेज ये है कि हम दोनों AC से क्वालिफाइड भी हैं। सर अरीब भी AC से क्वालिफाइड है और मैं भी AC से क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम CA का फ्लेवर भी रखते हैं, हम ACCA का फ्लेवर। और सर अरीब का ज़्यादा वैलिड है क्योंकि सर अरीब अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने AC से भी क्वालिफाई किया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इनकी जो इनसाइट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें, मैं ईमानदारी से बताऊँ सीरियसली स्पीकिंग, मैं अकेला ये पेपर पढ़ा ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास टाइम, ऑब्वियसली BFD पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा कोर्स है BFD, बहुत बड़ा कोर्स है। उसमें मैं आपको पता है डेडिकेशन लेवल मेरा जो है, इंडिविजुअल क्वेरीज हर बंदे को रिस्पॉन्ड करना। फिर मैं MSA2 भी पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर फुरकान के साथ, फिर मैं कैफ के पेपर भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत है कि यार जो वाकई चीज़ों को समझता हो, एंथुसियास्टिक हो, कमिटेड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार वो रेलिवेंट भी हो ना। तो उन्होंने ACCA की भी चीज़ें की हैं, MSA1 कुछ टाइम से पढ़ा रहे हैं हमारे साथ। और इस साइड में माशाल्लाह इन्होंने बहुत जबरदस्त जो है ना, क्या कहते हैं, बैच निकाला, वर्कशॉप भी अटेंड किया। इनफैक्ट वर्कशॉप उस दिन भी कंडक्ट किया जिन पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल था, उस वक्त भी हमारी क्लास चल रही थी। तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन। तो सर आप थोड़ा सा इसमें गाइड करें बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी भी को भी बहुत फीडबैक मिले स्टूडेंट से, और आई थिंक हमें जो है ना, क्या कहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। ओवर टू यू सर, थोड़ा इंट्रोड्यूस भी कराते सर अपने बारे में आप, और फिर हम जो है ना, क्या कहते हैं, आप इनको जरा गाइड करें बच्चों को, फिर हम वापस आते हैं अप्रोच पे वापस आएंगे, और दिसंबर 22 के पेपर को भी डिस्कस करते हैं, और अपने स्टूडेंट जो पास में उनकी भी आपसे मुलाकात कराते हैं। जी सर। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, एक मिनट। जी एक मिनट, मैं, हाँ आप मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। जी आपकी स्क्रीन आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। देखें, सर ने वैसे बहुत सारी बातें तो क्लियर कर दी हैं। मैं अपना क्विक इंट्रो देके कुछ काम की चीज़ों पे जो मेरी स्टूडेंट से डिस्कशन हुई और जो रिसेंट मैंने पेपर्स खुद भी दिए हुए थे और जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने रिसेंटली 2019 के अंदर ACCA क्वालिफाई किया था। देन बैक इन 2021 मैंने अल्हम्दुलिल्लाह CA क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर जो मेरा अभी रिसेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो एक कमर्शियल फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसके अंदर आप समझ लें कि आपकी मैनेजमेंट साइड जो होती है एक CA के रोल की, जिसमें आप कमर्शियल डिसीजंस ले रहे होते हैं। आप उसको SPM कह सकते हैं, MSA2 कह सकते हैं, पार्शियल अकाउंटिंग कह सकते हैं। तो उस एक्सपीरियंस से मुझे और बहुत सारी चीज़ें मेरी रीइंफोर्स हुई जो मैंने पहले पढ़ी थी और जिसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता था। तो हैविंग सेड दैट, सबसे मेन चीज जो मुझे आज डिस्कस करनी थी वो मुझे बेसिकली हमारे पास रीजन होते क्या हैं किसी भी पेपर को फेल करने के। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आती है और जो मैंने एनालाइज करी ओवर द पीरियड, दैट इज योर एटीट्यूड। हम्म। किसी भी पेपर को अप्रोच करने के लिए, किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपका एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर मैं अभी और डिटेल में आता हूँ। सेकेंड चीज आपके पास क्या होती है, आपकी लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज या लैक ऑफ जिसको मैं सब्जेक्ट नॉलेज कह लूँ। थर्ड चीज आपके पास होती है, ये कुछ स्टूडेंट्स के पास अच्छी होती है बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस स्टडीज और बिकॉज ऑफ देयर
द वे किस तरह वो चीजों को पढ़ते हैं, वो आपके पास होती है ड्राफ्टिंग। अगेन इन तीनों चीजों के अंदर मैं सबसे पहले क्रिएट करूंगा एटीट्यूड को। देखें बेसिकली आपके पास जब आप सीए फाइनल में आ जाते हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। उस क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एसपीएम को इग्नोर कर दें, आप लॉ को इग्नोर कर दें क्योंकि आपको लॉयर नहीं बनना, आपको कॉर्पोरेट लॉस में नहीं जाना, आप टैक्स को इग्नोर कर दें। कोई भी एक पेपर आपका रुकेगा, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इससे इम्प्लीकेशन हमें क्या मिलती है कि हमारे लिए सारे पेपर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना आपके फेवरेट पेपर्स। अब आई नो कि एफएफआर पे हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, बीएफडी पे ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप एफएफआर के साथ ऑडिट पे टाइम नहीं लगाएंगे आप एमएसए 1 नहीं दे सकते। आप बीएफडी के साथ एसपीएम पे टाइम नहीं लगाएंगे आप एमएसए 2 नहीं दे सकते। तो अब तो एसपीएम की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि जब तक आपका एसपीएम क्लियर नहीं होगा आप एमएसए 2 तक पहुंच ही नहीं सकते। तो पहले जो बीएमएस को लेके एटीट्यूड होता था कि हम आखिरी महीने के अंदर उठा के पढ़ लेंगे, पास नहीं हुआ तो आखिरी किसी पेपर्स के साथ 2-3 बारियां लगा के क्लियर कर लेंगे, अब वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए हो गई है कि आपकी एक अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी जब तक आपका एसपीएम क्लियर नहीं होगा। अब इस पेपर के लिए जो अप्रोच हमारी थी, जो प्रीवियसली हमारे कोलीग से सीनियर से चली आ रही थी, वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन न्यू स्कीम और आईकैप का जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, दूसरी आपके पास जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज हैं उनका जो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, उससे इस पेपर की इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अप्रोच भी उससे आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। उस अप्रोच में, उस एटीट्यूड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप ये चीज कंसीडर कर लें कि भाई इस पेपर की भी एक ड्यू रिस्पेक्ट है। इस पेपर को भी पास करना उतना ही जरूरी है जितना बाकी पेपर्स को पास करना। अगर मैं आपसे एक एनालिसिस बोलूं, आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आपने लास्ट अटेम्प्ट में लेट से जितने भी पेपर दिए हों, उसके अंदर आप अगर वेटेज वाइज चीजों को डिवाइड करें कि आपने कितना परसेंट टाइम, लेट से अगर मैं बोलूं किसी ने एफएफआर दिया, किसी ने उसके साथ एसपीएम दिया, लेट से अज्यूम करता हूं भी 2 पेपर्स दिए, अब टोटल आपके स्टडी टाइम में से आपने कितनी परसेंटेज एफएफआर को दी और कितनी परसेंटेज आपने एसपीएम को दी, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहीं से निकल के आ जाएगा। देखें आईकैप जो पेपर्स बना रहा है, जो चीजों को सेट कर रहा है, उसने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है पास होने के लिए। अगर आप उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेंगे, अगर आपकी नॉलेज अप टू द पार नहीं होगी, आप उस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते। लक वाली चीजें ऑल दो कभी कभार काउंट कर जाती हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाके उन चीजों के लिए सफर कर रहे होते हैं। मे बी लेट से अगर आप एसपीएम में हाफ हार्टेड जाते हैं, आप सेलेक्टिव स्टडीज की तरफ जाते हैं, पेपर में आपके सारे एरियाज लग गए जो आपने पढ़े, अब आप एमएसए 2 में पहुंच गए। अब एमएसए 2 के अंदर आपके कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो आपके वीक एरियाज होंगे, जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, आप वहां जाके सफर करेंगे। लेट से अगर आप एमएसए 2 भी क्लियर करके आप क्वालिफाइड बन जाते हैं, आप इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहां पे कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ गए जो आपने स्टडीज में नहीं पढ़े हुए, आपकी बेसलाइन नहीं है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि ये आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आप चीजों को सेलेक्टिव स्टडी से निकाल के, हाफ हार्टेड से निकाल के आप उस पर फुल कंसंट्रेट करें। उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर एटीट्यूड आपको चाहिए कि आप किस एटीट्यूड के साथ उस पेपर को अप्रोच कर रहे हैं। अब इसी एटीट्यूड से और सेलेक्टिव स्ट्रेटजी से मैं एक और बात आपको बताता हूँ। अगर आप रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर एनालाइज भी करेंगे तो उसके अंदर एज पर मैंने जो एनालिसिस किया 10 से 15 मार्क्स ऐसे थे जो आपके प्रॉपर, आपने 100% कोर्स कवर नहीं किया हुआ ना, तो आप वहां से उन मार्क्स को लूज कर देंगे। लेट से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे एक सवाल आया, भले वो सवाल 3 मार्क्स का आया, लेकिन 3 मार्क्स उसके लिए मैटर करते थे जो 47 पे फेल हुआ, 48 पे फेल हुआ। चैप्टर 14 के अंदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो हमारे पास एरिया है, वो प्रीवियसली नहीं पूछा जाता था इतना, एचआर के एरिया में से सवाल आता ही आता था। एचआर के एरिया में से सवाल नहीं आया, ऑपरेशन मैनेजमेंट पे आ गया। अब किसी ने बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर्स ऑपरेशन मैनेजमेंट को कंसीडर नहीं किया, वहां पे उसने कम से कम 10 मार्क्स लूज कर दिए। ये मार्क्स कंपैरेटिवली इजियर मार्क्स थे, जिसका ना ताल्लुक आपकी स्कीम के चेंज होने से था, जिसका ना ताल्लुक आपकी केस स्टडी अप्रोच से था। इसका प्योर रीजन आपके पास था कि आपने सेलेक्टिव स्टडीज की हुई थी। क्यों की हुई थी? आपने उस पेपर को ड्यू टाइम नहीं दिया, देन यू आर लेफ्ट विद ओनली टू कवर इंपॉर्टेंट एरियाज एट दी एंड, आखिरी महीने के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको पेपर में ये भी नजर आएगा कि हम सेलेक्टिव स्टडीज से जा रहे हैं। अगेन उसको मैं लिंक करूंगा, वी डू नॉट हैव द राइट एटीट्यूड टू अटेम्प्ट दिस पेपर।
दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है जब इस तरह के मैनेजमेंट स्टाइल वाले पेपर होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस और लॉजिक से लिंक करती हैं। लेट से इसी पेपर के अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटजी का और आपके मार्केटिंग मिक्स का सवाल आया। अब नॉर्मल बंदे को पता है कि भाई अगर मैं अपनी प्राइस को इनिशियली लो करूंगा आई विल हैव ग्रेटर वॉल्यूम। एक नॉर्मल सा रूल है, प्राइस कम करता हूं मुझे वॉल्यूम ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जिस बंदे ने इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ होगा तो वो इसको नाम देगा प्राइस पेनिट्रेशन का। अब आप ये फर्क समझ रहे हैं? लॉजिक वाला बंदा जो पेपर नहीं पढ़ के गया वो ये बात करके आ जाएगा। जो बंदा सब्जेक्ट को सही से समझ के टेक्निकली पढ़ के गया वो प्राइस पेनिट्रेशन का वर्ड जब यूज करेगा ना, एग्जामिनर को वहां से ही पता चल जाएगा कि भाई इसने कॉन्सेप्ट को पिक कर लिया। तो हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ ना कुछ जार्गन्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि यू हैव गॉट द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब रीजन यही होता है कि मैंने अपनी लॉजिक से आंसर लिखा, क्योंकि उसका 2+2=4 वाला फॉर्मूला है नहीं अकाउंट्स के सब्जेक्ट की तरह, बीएफडी के सब्जेक्ट की तरह। मैं बाहर आ गया, मैंने बोला कि मैंने तो पेपर भाई पूरा 100% अटेम्प्ट कर लिया है और मेरे लिहाज से वो चीज़ सही है। बाद में जब डिटेल में अगर बंदा कभी बैठ के उस चीज़ को एनालाइज करे तो उसको नजर आएगा कि हाँ यार मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मिस कर दिए। मैंने चीज़ों को अपनी नॉर्मल कॉन्सेप्ट से, नॉर्मल लॉजिक से आंसर किया, लेकिन जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा था, जो मेरी टेक्निकल नॉलेज थी, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया, उस एरिया को मैंने पढ़ा नहीं, वो मैं वहां पे नहीं लिख सका। इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आपके पेपर के अंदर अब डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वांटम बढ़ता जा रहा है। इसका वैसे भी वर्ल्ड वाइड फोकस भी बढ़ रहा है। आपके डिफरेंट आईकेएफ ने देखा होगा इनिशिएटिव्स भी लिए में थ्रू दिस, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटेटिव डेटा होता है। उस क्वांटिटेटिव डेटा को आपने एनालाइज करके कुछ ना कुछ इन्फरेंस करना पड़ती है, कंक्लूजन निकालना पड़ता है। अब ये क्या है, ये एक स्किल सेट है। ये चीज ऐसी ही नहीं है कि मुझे पता है कि भाई रॉस कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, मैं पेपर में कैलकुलेट कर कर आ गया, मैंने बोला भाई रेवेन्यू का इंक्रीज फला फला परसेंटेज है, दैट्स इट। मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी कि भाई ये रेवेन्यू का इंक्रीज या ये प्रॉफिट मार्जिन का इंक्रीज शो क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, मेरा करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है इस चीज को सही करने के लिए। दिस इज व्हाट इज इम्प्लाइड एंड व्हाट इज अप्लाइड इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। आपसे वहां ये नहीं बोला जाता कि भाई आप डेटा को एनालाइज करके आए, उस पर आप पेस्टल मॉडल लगाएं, उस पर आप स्वॉप मॉडल लगाएं। वो आपसे बोलते हैं कि भाई आप चीज को एनालाइज करके आए और आप डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स बताएं, डिसीजन मेकिंग कंक्लूजन्स बताएं। वो चीज कैसे आती है? वो चीज ऐसे आती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ पहले सवाल पे क्विकली स्किम करवाऊं। अब ये मेरे पास फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सवाल आया। इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए लोगों ने देखा बहुत सारे नंबर्स, वी आर गुड विद द नंबर्स ऑलवेज, वी नो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस। मार्क्स वाले फैक्टर को, रिक्वायरमेंट में वर्ब क्या यूज हुआ है, फाइनेंशियल भी पूछा हुआ है, नॉन फाइनेंशियल भी पूछा हुआ है, किस साल के लिए पूछा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड डेटा गिवन है, लिक्विडिटी रिलेटेड डेटा गिवन है, शेयर होल्डर्स रिलेटेड डेटा गिवन है। अब ये मैंने 12 मार्क्स के अंदर कम से कम 6 डायनामिक्स एक्सप्लोर कर लिए। उस 6 डायनामिक्स में हुआ क्या, अगर मैं चीजों को प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाता, प्लान करके जाता, तो मैं क्या करता, भाई 12 मार्क्स का सवाल है, पूछ क्या रहा है, वर्ब इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट का मुझे मतलब पता है? क्या इवेल्युएट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव भी आते हैं? क्या इवेल्युएट के अंदर मुझे कंक्लूड करना होता है चीजों को या नहीं करना होता? जिसको वर्ब नहीं पता, आधी चीज तो उसने वहां से मिस कर दी, उसने बोला भाई पॉजिटिव पॉइंट नहीं बताने, हमेशा नेगेटिव बताने होते हैं, पॉजिटिव उसने इग्नोर कर दिया, आधे मार्क्स यहाँ से गए। दूसरा, फाइनेंशियल भी पूछी है, नॉन फाइनेंशियल भी पूछी है। अब आपका जो पेपर एक्यूमेन होता है वो कैसे स्ट्रांग होता है कि भाई कितने पॉइंट्स फाइनेंशियल के लिखने हैं, कितने पॉइंट नॉन फाइनेंशियल के लिखने हैं। ये चीज आती है आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस से। आप 5-6 सवाल इस किस्म के देखते हैं, आपको पता चलता है यार कब फाइनेंशियल ज्यादा लिख रहा है, कब नॉन फाइनेंशियल ज्यादा दिख रहा है। सवाल के अंदर जो डेटा गिवन है कितना प्रोपोर्शन फाइनेंशियल से रिलेटेड है। अगर मैं सवाल के अंदर देखूं कि भाई मेरे पास मैक्सिमम डेटा इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल, तो मैं अपने मार्क्स को, मैं अपने प्लान को मे भी इस तरह मोल्ड कर रहा हूँ कि अगर मैं 8 पॉइंट्स फाइनेंशियल लिख रहा हूँ तो मे बी मैं 4 पॉइंट नॉन फाइनेंशियल के लिखूंगा। अब जब मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब आया अगला डिसीजन, उन 8 में से मैं फाइनेंशियल पे किस चीजों पे बात करूंगा? मैं क्या डायरेक्ट रेवेन्यू का, प्रॉफिट मार्जिन का रेशो निकालूंगा या मैं उसको फर्दर कैटेगराइज करूंगा? अब फर्दर कैटेगराइज के लिए आपको अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको बोली, लैक ऑफ नॉलेज, इसको आप लैक ऑफ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं।
मुझे नजर आ रहा है कि भाई एक कंपनी की एनालिसिस अगर मुझे करना है तो मेरे पास कंपनी के डायनामिक्स क्या क्या होते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, कंपनी की लिक्विडिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, शेयर होल्डर्स का पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि मैंने फाइनेंशियल के अंदर भी 3 कैटेगरीज बना दी। जब मैंने उन 3 कैटेगरीज को बनाया, अब उनके अंदर मुझे कौन सा रेशो पिक करना है वो मैं इजीली कर सकता हूं। इस अप्रोच से हुआ क्या कि मेरा सवाल एक स्ट्रक्चर में आ गया। जब मेरा सवाल एक स्ट्रक्चर में आया तो अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज शुरू होती है, वो होती है कि मैंने लेट से कोई पॉइंट आइडेंटिफाई किया। मैक्सिमम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई रेवेन्यू कितनी परसेंटेज से बढ़ा या कम हुआ। वेरी फ्यू पीपल एबल टू इंटरप्रेट के रेवेन्यू बढ़ने की वजह क्या थी। रेवेन्यू बढ़ने का रीजन बिकॉज ऑफ प्राइस था, वॉल्यूम था। अगर सिर्फ वॉल्यूम था तो क्या मैं इसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लिंक करूं। अगर मैं इसको लिंक कर भी लूं, मेरा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो क्या भाई मेरे रिसीवेबल की बेसिस पे बढ़ रहा है, कहीं मेरी लिक्विडिटी तो स्पॉइल नहीं हो रही। अब ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको ये बता रहे हैं कि भाई आइडेंटिफिकेशन से आप इन्फेरेंस तक जब आते हैं, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, दैट रिक्वायर्स नॉलेज। आधे लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो बताने का मकसद ये था, मैं भी सर को भी हैंड ओवर कर दूंगा क्विकली, कि देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम ऑब्वियसली ले रहे होते हैं और हम उनको हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करके जाते हैं, हमारा एटीट्यूड राइट नहीं होता। फिर एट द एंड ऑफ द पेपर हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमने 50 मार्क्स से ऊपर का पेपर किया है, हमने 100 मार्क्स का पेपर किया है, मार्क्स हमारे इतने कम आए। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन। पुअर ड्राफ्टिंग तो बहुत बाद में आता है, जिसको लोग बहुत पहले कैटेगराइज कर देते हैं। भाई ड्राफ्टिंग के लिए जरूरी ये है कि नॉलेज तो माइंड में हो जो आप प्रोड्यूस कर सकें। नॉलेज प्रोड्यूस करने के लिए जो सर ने अप्रोच बताई, जो एफर्ट बताई, जो हम क्लासेस कर रहे हैं, उससे नॉलेज ही तो डेवलप हो रही है। इवन आपको प्रैक्टिकल यूटिलिटीज भी चीजों की पता चलेगी कि किस तरह कौन से कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होते हैं। ऑल्दो हम उनको डायरेक्टली किसी मॉडल का नाम नहीं दे रहे होते, लेकिन वो बेस्ड ऑन दोस्त नॉलेज ही अप्लाई हो रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। तो जो मेरा इन्फ्लुएंस है, मेन चीज आपको सबसे पहले एटीट्यूड सही करने की जरूरत है। देखें पेपर के बाद जब मैं पार्टिसिपेंट्स की तादाद देख रहा हूं तो दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिफोर द पेपर जो हमने सेशन किया। क्यों? जब एक चीज रिजल्ट आया, आपको फेलियर फील हुआ, देन आपने रियलाइज किया यार व्हाट वेंट रॉन्ग। आपने उन चीजों को सीरियसली लेना तब शुरू किया जो आप अगर पहले सीरियसली लेते तो मे बी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ना होते। तो हैविंग सेड दैट कि जगह आपने जो चीजें हो गई, पास्ट इज गॉन। अब आप चीजों को उस तरह एनालाइज करें कि यार आपकी अप्रोच में क्या फर्क है। क्या आपके पास प्रॉपर प्लान मौजूद है? क्या आप जज्बात के अंदर पेपर के कॉम्बिनेशन पिक कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग कि भाई आपके पास कितना टाइम मौजूद है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कितना चल रहा है, आपके पास डिजायर्ड टाइम रिक्वायर्ड है नहीं है, किसकी क्लासेस लेनी है नहीं लेनी। कोई भी मुझसे अगर पूछता है कि मैं इस अटेम्प्ट में कितने पेपर दूं या मैं किस पेपर को कैसे पढूं, सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि भाई आप नंबर ऑफ पेपर्स कितने दे रहे हैं। दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ कि भाई आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, आपको लगता है कि आपका क्लाइंट का बिजी सीजन चल रहा है, मैनेज कर सकेंगे। तीसरा सवाल होता है कि भाई आप कितने सब्जेक्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं जिसको आप मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग विद योर सेल्फ स्टडीज एंड ऑल दैट। अब ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ये सारे फैक्टर्स प्लानिंग में क्लासिफाई होते हैं। जब आप ये डिसीजन ले लें तो उसके बाद आप ये कंसीडर करें कि भाई अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स दे रहा हूं तो मुझे उन तीनों के अंदर पास होना है। जब मुझे उन तीनों में पास होना है तो मैं उन तीनों सब्जेक्ट के लिए कितना अपना टाइम एलोकेट करूंगा और कितनी चीजें मैं आई थिंक मेरे ख्याल से सर का जो है ना लैपटॉप की बैटरी लो थी, आई गेस। शायद इस वजह से लैपटॉप सर का बंद हो गया। एक मिनट। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आई, मैंने कहा इतने में मैं सर से कंफर्म करूं। दिसंबर 22 का ये सोल्यूशन है। अब आप देखें इसमें इसने रेशियो निकाल के कितनी कैलकुलेशन की है जो अभी। एक मिनट, सर आ गए यहाँ पे, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ एक मिनट, ये सर आ गए मेरे ख्याल से।
बिल्कुल सही। एक मिनट सर ने ज्वाइन किया है हमें वापस से, दैट्स गुड। जी सर आप जी सर। चेक करें, एक मिनट मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। मैं असल में वो ये दिखा रहा था कि हमारे पास इसमें कैलकुलेशन इतनी है भी नहीं, मतलब देखा जाए तो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है वो थ्योरी बेस्ड सोल्यूशन है, ना कि वर्किंग बेस्ड कि हमने एफएफआर कितना कोई हमें रेशो निकालने के कोई मार्क्स नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग नहीं रहा। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन हुई है, मेजोरिटी जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में आंसर है, मेजोरिटी जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में आंसर है, रादर के वो कैलकुलेशन बेस्ड आंसर हो। खैर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, आप शेयर करें स्क्रीन को, आप जो करना चाह रहे हैं शेयर। बस सर मैं उसको कंक्लूड ही करता हूँ एग्जैक्टली कि जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए पेपर को देखते हुए, बाकी चीजें उसमें मेन चीज जरूरी ये है कि आप डेटा को कैलकुलेट करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस डेटा के बाद जो इन्फरेंस करते हैं, जो कंक्लूजन्स लेकर आ रहे होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। अगर आप MSA 2 की मार्किंग स्कीम देखें, आप SPM की मार्किंग स्कीम देखें, कैलकुलेशन के रेशोज के मार्क्स वो हार्डली आपसे 3 से 4, मैक्सिमम 5 से 6, अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। लेकिन किस पॉइंट से आप इन्फेरेंस क्या निकालते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आप कंक्लूड कैसे करते हैं, उसके मोर मार्क्स होते हैं और उसी की बेस पे आपका पासिंग और आपका फेलियर डिसाइड हो रहा होता है। तो बेसिकली अभी सर आपके साथ और फर्दर भी चीजें शेयर करेंगे। मेरा सिर्फ मेन पर्पस ये था कि एक एटीट्यूड डेवलप हो, एक अप्रोच डेवलप हो और हम चीजों को उस एंगल से देखना शुरू करें। जिनके पेपर रुके हैं अगर वो एक बार सजेस्टेड आंसर को थॉरोली देखें, हर पर्टिकुलर सवाल के ऊपर वो ये देखें उन्होंने क्या सोच के लिखा था, आईकेप क्या लिख रहा है, अनबाइस्ड होकर उन चीजों को एक बार आप देखें, आपको बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे नजर आएंगे, आपको बहुत सारी वीकनेसेस ऐसी नजर आएंगी जो आपने रिजल्ट के फौरन बाद रियलाइज नहीं की होंगी, लेकिन आप अब रियलाइज कर लेंगे। पॉइंट उस पर यही है कि अगर आप उस पर वर्क किस तरह करते हैं, फ्यूचर में आप उन चीजों को कैसे लेके चलते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिस तरह हेल्प की जरूरत होगी हमारे पास, जो हमें प्रैक्टिस बेस्ड चीजें बढ़ानी है, अगर आपकी पार्टिसिपेशन लाइव क्लास में भी इसी तरह रहेगी तो टाइमली आप चीजों को हाईलाइट भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास लेट से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सफिशिएंट कवरेज हमें नहीं समझ में आ रही, हमारे इसकी और प्रैक्टिस करनी है, मे बी कॉन्सेप्चुअली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो चीज उसी तरह टाइमली एड्रेस भी हो सकती है। रादर देन अगर आप उसको आखिरी महीने में उठाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी कि जो आपके पास अब टाइम नहीं होगा जिस पर आप काम कर सकें। हर चीज ओवर द पीरियड डेवलप्ड होती है, आपकी ड्राफ्टिंग भी ओवर द पीरियड डेवलप होती है। अगर आप डे फर्स्ट से एटलीस्ट सवालों को लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिएगा, जो पहला सवाल आपने प्रैक्टिस किया होगा और जो आखिरी सवाल आप 2-3 महीनों बाद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके अंदर डिफरेंस कितना है। तो बाकी मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ, आपसे कुछ और अप्रोच हमारी जो है वो चीज क्लियर करेंगे। बाकी फर्दर कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आप सर से भी पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई फीडबैक या हेल्प हो तो वी आर अवेलेबल। जी सर आप ओवर टू यू बिल्कुल सर। ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जी है सर। कि देखें इसमें ना जो सर अरीब ने बात की कि एटीट्यूड और ये सारी चीजें, क्योंकि हमने ना लास्ट टाइम एक फीडबैक भी लिया, आपको पता है सरप्राइजिंगली हम बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं कि यार अगर आप क्लासेस ले रहे हैं ठीक है तो आप कम से कम लाइव आए ना। तो बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि कम स्टूडेंट्स है ऑब्वियसली, फर्म कमिटमेंट ये वो, मगर जो लोग लाइव आते थे उनमें मेजोरिटी लोग माशाल्लाह पास कर गए, सीरियसली स्पीकिंग मेजोरिटी, मतलब तकरीबन मैं कहूंगा जो लोग थे ना आखिर तक हमारे साथ सर की क्लास में, मेरे ख्याल से सर आप भी एग्री करेंगे, जो हमने स्टार्ट देखे तो उसमें रिकॉर्डेड वाले भी थे, जी ऐसा सर। नहीं है, मगर जो लाइव वाले लोग थे वो नस्बतन उनका मतलब परसेंटेज एब्सोल्यूट जबरदस्त था, मतलब ये ना बेहतरीन माइंड ब्लोइंग परसेंटेज था। जी सर एग्जैक्टली। तो ये है कि यार थोड़ा सा वो उनका एक सीरियसनेस था। अच्छा बस हम 1-2-3 मिनट की बात करेंगे, फिर मेरे ख्याल से हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, उनका 5-5 मिनट का हम एक जो है ना अप्रोच डिस्कस कर लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो पेपर पास करने में उनको आसानी हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी काफी अटेम्प्ट्स पहले लग चुकी थी इनफैक्ट। अच्छा बस एक चीज बस मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, दिसंबर 22 के पेपर में भी ना, जैसे सर अरीफ ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक और सवाल आया था दिसंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आई थिंक कितने लोगों से ये सवाल हो गया था, मतलब परेशानी हुई थी, आसान लगा या मुश्किल लगा, मुझे बस ये बता दें आसान था या मुश्किल था ये सवाल, ये बिल्कुल शेयर करेंगे हम। आसान था, मुश्किल था, आसान था, रीजनेबल था, मॉडरेट था, और आसान था, लेंदी था, ओके, इजी था। और बाकी लोग प्लीज यार देखें, जिन्होंने जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है उनसे मैं गुजारिश करूंगा, लेकिन मैं कोई आई कैप तो हूँ नहीं कि कोई आपका फीडबैक जा रहा हो, बस एक सिर्फ आइडिया हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हो, मॉडरेट कह रहे हैं, रीजनेबल कह रहे हैं। अच्छा अब मुझे जहन में ये थॉट आया क्योंकि मैं ऑब्वियसली BFD भी टीच कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी है, तो मुझे ये लगा कि यार इसमें ना
परसेंटेजेस निकालनी पड़ेंगी, परसेंटेजेस निकालनी पड़ेंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि जी परसेंटेजेस निकाली, बिल्कुल निकालनी नहीं, और परसेंटेजेस निकाल के ना बस परसेंटेज पे ज्यादा फोकस किया, और जो इसके आगे एनालिसिस बनता था ना, एनालिसिस, वो एनालिसिस नहीं किया, टेबुलर फॉर्म में काम किया, परसेंटेज फॉर्म में काम किया। अब मैं आपको बताऊं, ये परसेंटेज निकालने के कोई मेरा नहीं ख्याल मार्क्स होंगे। परसेंटेज इंपॉर्टेंट जरूर है, मगर परसेंटेज ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने 2017 में लिखा ग्रोथ क्या है, 18 में देखा ग्रोथ क्या है, 19 में क्या, ग्रीस कितना, ये फॉर्मेट अगर हम बना रहे हैं, लेट्स से मेरे ध्यान में भी आ रहा था फर्स्ट थॉट में, ये हमने एक ट्रेंड बनाया, एक फॉर्मेट बनाया और इसमें परसेंटेज प्लग इन की, और इसके आगे हमने जो है ना इसी को आगे एनालाइज कर दिया, एनालिसिस कर दिया। तो यार ये फॉर्मेट पेपर में वर्क नहीं करेगा, ठीक है, पेपर में ये फॉर्मेट वर्क नहीं करेगा। एनालिसिस आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना होगा, एनालिसिस आपको पैरा फॉर्म में करना होगा, एनालिसिस आपको पॉइंट फॉर्म में नहीं करना होगा। प्लीज, ये बात सजेशन सोल्यूशन आने से पहले ही मैंने स्टूडेंट्स को बोली, जब सजेशन सोल्यूशन तो अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले आया है। अब आप अगर आई कैप का सोल्यूशन भी देखें ना, ये देखें सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, क्या किया है इसमें, परसेंटेजेस कहाँ हैं, नजर आ रही है कहीं आपको? परसेंटेजेस कहीं नजर आ रही है आपको? मुझे बताएं, बी पार्ट में भी नहीं है, ए पार्ट में भी नहीं है। परसेंटेज को इसने, परसेंटेज को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में। अब पर्सनली मुझे ऐसा फीलिंग आई कुछ स्टूडेंट से बात करके कि ये सवाल मुश्किल नहीं था, मगर इसको जो सॉल्विंग अप्रोच थी ना वो थोड़ी गलत हो गई। मतलब इस तरीके से मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने अप्रोच किया कि फुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ऐसा नहीं है डिक्लाइन लिखा है इन्होंने, ठीक है, शार्प इंक्रीज इन ग्रोथ लिखा है इन्होंने, मगर आप देख रहे हैं परसेंटेज तो निकाली ही नहीं। अच्छा, ये अप्रोच हम कहाँ देखते हैं पता है? सेम ऐसी अप्रोच MSA2 में, क्योंकि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं MSA2 की चीजें भी करा रहा होता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ऐसी इफेक्ट नहीं, बड़ी आसानी हो रही है क्या कहते हैं कम्युनिकेट करने में लोगों को। कि MSA2 में यही होता था कि हम सोल्यूशन देखते थे, वो रेशियोज को तो घास ही नहीं डालता था, निकालता ही नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट हम यहाँ भी गौर करें अगर, तो इसने रेशियोज जो मैं बात कर रहा था कि यार निकाले जरूर हैं, मगर एक छोटी सी वर्किंग करके छोड़ दिया, मगर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। हमारा क्या होता है कि जब हमने अच्छा आधा टाइम रेशियो पे निकाल लिया होता है, क्योंकि हम अकाउंटिंग को एंजॉय करते हैं ना, वर्किंग को एंजॉय करते हैं, तो हमारा दिल नहीं चाहता लिखने का। तो यार ये पेपर ना लिखने का है, और ये लिखने का जो दिल नहीं चाहता, इसका हल वही है जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अपने एटीट्यूड चेंज करना है और रिटन प्रैक्टिस करनी है। जब हम रिटन प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि बैकग्राउंड काम हमारा बड़ा स्ट्रांग हो, हम हाफ हार्टेड एफर्ट से ना जाए, हम लक की बेस पे ना जाए, हम किस्मत ना आजमाए वहां पेपर में जाकर, हम मेहनत करके जाएं। कहाँ गया वो, ये सॉरी, ये जो मैं अप्रोच आपको दिखा रहा था कि यार जब हम इस तरह के सवाल सॉल्व करके जाएंगे और हमें पता चलेगा कि यार हमारा तो वो मैच ही नहीं कर रहा, हमारा तो आंसर कुछ और कह रहा है, हमारा तो आंसर मिजाज कुछ और है, हम जब सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद मैंने आपको कहा कि ऐड मिसिंग पॉइंट, ऐड मिसिंग अप्रोच, ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ये आपका अल्टीमेट रिजल्ट है। मगर ये हो नहीं सकता जब तक आप ये सारे आप, अच्छा कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो सर अजीब कह रहे थे कि आपको प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब नहीं पता, वो एग्जामिनर ढूंढना चाह रहा है, आपको जो है वो क्या कहते हैं रेलेवेंट मॉडल अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो वो क्वालिटी सवाल की आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, गिर चुकी हो, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बातें थी मेरे ख्याल से। आई थिंक हमारी जो क्लासेस की अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम 1 से 2 हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, इतना ही तकरीबन हमारे जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 2 लाइव क्लासेस इस तरह से, एक सरजीब की और एक मेरी, या 2 सरजीब की, जो है मैं नेक्स्ट वीक में कर लेता हूँ। इस तरह से 2+2 का मॉडल है हमारा, और पूरा जिसे कहते हैं ना कि हमने एक पोर्टल को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अल्लाह का शुक्र है, हमने आई कैप की बुक के हिसाब से पूरा अलाइन कर दिया है इसको, ये देखें जी। चैप्टर 1 पहले आ रहा है, फिर चैप्टर 2.1, चैप्टर 2 के अगर 2 टॉपिक्स है तो हमने 2.1 2.2 कर दिया है, चैप्टर 3 के अगर 3 टॉपिक्स है तो चैप्टर 3.1 3.2 3.3, अगर चैप्टर 3 में 3 काम की बातें लग रही हैं तो हमने उसको ब्रेक कर दिया है। 4 4.1 4.2 मेरी है, ये अलग आ रहे हैं, सरजीब के ये अलग आ रहे हैं, ठीक है। 5 इसी तरह 5 को हमने 5.1 5.2 कर दिया। 6 में जरूरत नहीं रही, 6 को हमने एक ही रखा है, 6 उसके नीचे लेक्चर्स है। तो पूरा बुक की चूंकि सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, और मैं समझता हूँ कि बुक की सीक्वेंस और सिलेबस की सीक्वेंस सेम है, क्रेडिट की सीक्वेंस भी सेम है, जो मैंने आपको एक्सेल की फाइल में दिखाया था शुरू में। एक्सेल की फाइल मैं लिमिटेड लेवल पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, वो मसला नहीं है। चैप्टर 7 आ रहा है, सरजीब का एरिया अलग आ रहा है, मेरा एरिया अलग आ रहा है,
तो कहने का मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना एक सीक्वेंस में हमारा कोर्स चल रहा है। एक आध चैप्टर में ऊपर रखना पड़ा क्योंकि हमें लगा कि 10 के बाद 15 होना चाहिए, बाकी जगहों पे हमें लग रहा है कि नहीं सीक्वेंस वाइज काम किया जा सकता है। तो पूरा एक यूजर फ्रेंडली जो है ना हमने पोर्टल डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हम ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर एसीसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाके एंड करते हैं। ठीक है जी, एसीसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाके एंड होता है। देखें एसीसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन हुआ आखिर में, मेजॉरिटी में आपको नजर आएगा कि हम आखिर में ना एसीसी का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एमएसएडू का क्वेश्चन भी किया है, एसीसी का क्वेश्चन भी किया है और एमएसएडू का क्वेश्चन भी किया है इस जगह पे आप देखिए। तो कहने का मतलब है दिस इज आवर ऑल अप्रोच। ठीक है, बुक हमारी जो है वो अभी रेडी नहीं है, हम आईकैप की बुक फॉलो, इसमें ऐसा है कि जो मेरे एरिया होते हैं वो मैं उसके हैंड आउट देता हूँ, मैंने उसके नोट बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है। बाकी सर एरीब के एरिया का जो सिनेरियो है वो ये है कि सर एरीब जो है बुक फॉलो कर रहे होते हैं और जहाँ कोई प्रॉब्लम आता है कंफ्यूजन से बच्चे हमसे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारा कोर्स 90 आवर्स का कोर्स है, 90 आवर्स में अल्लाह का शुक्र हमने हिसाब लगाया था 90 आवर्स में हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो जाता है। तो 90 आवर्स इज नॉट टू मच यार, बीएफडी के कोई 200 घंटे जा रहा होता है मगर ये कोई मसला नहीं है। अच्छा रिजवान आप हमारे साथ हैं, रिजवान मुझे मैसेज करके कंफर्म करें प्लीज। रिजवान चैट के थ्रू मुझे कंफर्म करेगा ताकि फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। इसी से रिलेटेड पीडीएफ हमने ऑलरेडी ग्रुप में कुछ शेयर किए हुए और ये है कि इंशाल्लाह हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको नंबर दे दिया, आप ये नंबर मेरा जो है नोट कर लें, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आप हमारे ग्रुप पे नहीं है तो। ग्रुप पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें जो है ना अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं। रिजवान आप देखें अनम्यूट हो गए। रिजवान सिर्फ 5 मिनट आप जो है हमें देंगे और देखें आप हुए अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत मुबारक हो रिजवान, आप हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, क्या Thank you, भी sir. आपने हमारे साथ पढ़ा माशाल्लाह। फिर आपने बीएफडी फर्स्ट में निकाला 2021 में आई गेस मेरे ख्याल से हमारे पास आते थे कुछ क्लासेस में, और फिर उसके बाद माशाल्लाह फिर आपने C-Fab3 जब आपने शुरू किया तो आपने C-Fab3 भी हमारे पास पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बताएं जरा, पहले तो बहुत मुबारक हो आपको यार, अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब फरमाए। कौन सी एडम थी C-Fab3 की आपकी है? थैंक यू सर। सर मेरी C-Fab3 की है, जो वैसे तो मैं पेपर्स में अटेम्प्टेड जो मेरी वैसे थर्ड अटेम्प्ट थी है। थर्ड अटेम्प्ट थी, ओके थर्ड अटेम्प्ट मतलब 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी पहले आप दे Yes, चुके थे। ठीक है, तो जरा बताएं यार Yes, sir. देखें हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि क्विकली आप सिर्फ 3-4 मिनट में 5 मिनट में अप्रोच बता दें कि C-Fab3 के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और आपको क्या लगता है, कुछ बातें आपने मुझे बताई भी थी कि क्या ऐसी हैं ठीक है कि जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ये बात नहीं Thank करिएगा you, सर ने sir, बहुत for पढ़ाया था ये giving सब this होता है यार, वो opportunity. स्क्रिप्टेड लगेगा, बेकार हो जाएगा। जो काम की बातें हैं क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी के होती है ना, तो उनके काम की बातें जी वो सर। बताएं जी। फर्स्ट थिंग जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो पेपर होता है वो 20 चैप्टर्स का होता है। सो जो मैं प्रीवियसली करता था वो कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, लेकिन इस दफा जो मैंने किया कि हर चैप्टर को स्किम थ्रू करा, हर चैप्टर को एटलीस्ट स्किम थ्रू करा और उसके लेक्चर ले लिए जहां मुझे प्रॉब्लम हुई कॉन्सेप्ट की, जहां मुझे कॉन्सेप्ट में इश्यू था मैंने पूरे चैप्टर को स्किम थ्रू कर लिया। सेकंड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो चूंकि बीएमएस के अंदर काफी सारे मॉडल्स हैं, अगर हम चैप्टर 1 से लें और चैप्टर 8 तक आए तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसके अंदर पेस्टल है, डायमंड है, बॉस्टन है और लाइफ साइकिल के मॉडल्स हैं। तो इनके पीछे जो बिहाइंड, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने पूरी पूरी उसको रट्टा लगा लिया, लेकिन जो इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे बेसिस थी, जैसे पेस्टल का एनवायरनमेंट है, डायमंड का कंट्री लेवल पर है, और बॉस्टन को देख लें तो प्रोडक्ट की स्टेजेस हैं, अगर डिविजन्स है तो उनकी स्टेजेस हैं। तो इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस थी ना, उन चीजों को मैंने अंडरलाइन करके, और आपने जैसे लेक्चर्स में भी अच्छे से बताया था कि कौन सा पॉइंट जो है वो इसकी बेसिस बन रहा है, तो वो पॉइंट्स मैंने याद कर लिए थे। मतलब उनको मैंने अच्छे से याद किया था, रट्टा लगाया था कि यार इसके पीछे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अगर ये मॉडल आता है तो मैं ये लाइन जरूर यूज करूंगा। इसके जो मेरी थर्ड चीज थी, इसके अंदर मैंने जो है वो जो इम्पोर्टेंट जार्गन्स थे ड्यूरिंग इसके बुक स्कीमिंग एंड ड्यूरिंग लेक्चर, जब मैं सुन रहा था तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जार्गन्स थे, जैसे सर हफीज ने भी बताया कि प्राइस पेनिट्रेशन का, प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी, जो इम्पोर्टेंट जार्गन्स थे मैंने उनके मीनिंग्स उनके मीनिंग्स और उनके कॉन्सेप्ट्स भी याद कर लिए थे कि अगर एग्जामिनर ये वर्ड यूज करेगा तो मुझे ये मीनिंग जरूर यूज करना है।
चौथी चीज जो मैंने रखी थी इसके अंदर वो ये था कि प्रैक्टिस, जो मेरे सीनियर ने बेसिकली मुझे गाइड किया था कि ये पेपर प्रैक्टिस से होगा, ना मुझे बुक पूरी याद करनी है, ना मुझे सारे लेक्चर्स देने। अगर मैं सारे लेक्चर्स देता हूँ तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने भी कुछ लेक्चर्स दिए थे जहां मुझे लगा था कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैंने भी वही लेक्चर्स दिए थे। जो जब पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस आती है, क्योंकि जो ड्यूरिंग द क्लासेस सर लेक्चर पास्ट पेपर कराते थे तो मैं साथ साथ पास्ट पेपर करता था, लेकिन हमें कुछ गाइड होती है सर की तरफ से भी कि आपने जो है खुद पेपर अटेम्प्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ चैप्टर सिलेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पर कर लेते हैं। तो फिर हमें लगता है यार हमारी तैयारी सही नहीं है। लेकिन जब आप 20 के 20 चैप्टर्स करेंगे तो आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको लगे कि आउट ऑफ द बुक आया है या आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन उसने पूछा है। तो जब मैं पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस पे आया तो मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया उसका। मतलब अगर मैं हाईकैप का क्वेश्चन बैंक भी उठा लूं या पास्ट पेपर्स के, मैंने एटलीस्ट जो है वो 5 इयर्स के पेपर्स किए थे, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, मतलब रिपीटिटिव नेचर के आ रहे थे। तो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था उसके अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है एक क्वेश्चन वो वेबसाइट वाला था, वो एटलीस्ट कोई 4 to 5 टाइम्स रिपीट हुआ था कि हम ई कॉमर्स की तरफ जाएं या अपनी वेबसाइट बनाएं। तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने वो क्वेश्चन जितनी दफा आया उतनी दफा किया। इसी तरह मैं अगर देखूं डायमंड का क्वेश्चन जितनी दफा आया उतनी दफा किया। तो हर दफा जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस क्वेश्चन की तो उसके अंदर से कोई ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे जरूर मिल रहा था। तो ये 4 चीजें मैं फोकस करी थी, प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स की लिंकिंग और अवेयरनेस विद टेक्निकल टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड मॉडल्स और कवरिंग ऑल चैप्टर्स। वो अजीब लग रहा होगा कि कवरिंग ऑल चैप्टर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें अगर मैं चैप्टर्स की सीक्वेंस देखूं, एक तो एचआर का सेशन है जिसको लोग समझते हैं कि वो एक जो है स्पेसिफिक स्कोप है। इसके अलावा अगर मैं 16 to 20 तक आऊं तो उसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट और एथिक्स वगैरह के चैप्टर आ जाते हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि कभी मैंने अगर ड्यूरिंग द पास्ट पेपर्स जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता तो मुझे लगता था यार ये किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं क्या करता था, उसे चैप्टर 1 से देखता था कि चैप्टर 1 में क्या कॉन्सेप्ट दिया, उससे रिलेटेड कोई टर्म है, पॉइंट लिख दिया। मतलब जिस क्वेश्चन का मुझे लगे ना कि यार कोई आंसर बन नहीं रहा, तो मतलब वो 20 चैप्टर्स को मिला के उसके 20 पॉइंट्स बनते हैं आराम से। कोई ना कोई टर्म उसके अंदर ऐसी जरूर होगी जो कि ईच एंड एवरी चैप्टर से लिंक हो रही होगी। जहां मार्केट की बात करेगा तो मैं वहां मार्केट के कॉन्सेप्ट उठा के चैप्टर 15 से लिख दूं। जहां स्ट्रक्चर की बात हुई क्वेश्चन के अंदर, वहां मैंने फर्स्ट चैप्टर का लिख दिया। एनवायरनमेंट की बात आई, सेकंड चैप्टर लिख दिया। मार्केट शेयर की बात आई तो मैंने मार्केट शेयर के चैप्टर। और जो भी क्वेश्चन ऐसे लगता है ना कि जिसका कोई आंसर नहीं है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बात आएगी, तो मैंने फिर मिक्स करके उसका आंसर दे दिया। तो ये एक सही अच्छी अप्रोच होती है। अगर आपने चैप्टर 20, अगर हमने उसके चैप्टर के नाम भी याद है ना, तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर ही देंगे। बेस्ट हो गया थैंक यार यू सर। रिजवान, थैंक यू। मैं यार थैंक यू थोड़ा सर। टाइम शॉर्ट है, हमें असल में थैंक यू MCQ सर। का सेशन शुरू करना है। वन सेकेंड यार, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से मनोज भी हमारे साथ हैं, मनोज का थैंक यू भी सर। एक फीडबैक हम ले लेते हैं। और हमारी दुआएं रिजवान, अल्लाह ताला आपको जल्द कामयाब फरमाए। आमीन सुमा आमीन, ऑल द बेस्ट एंड वन सेकेंड यार, कांग्रेचुलेशंस, इट्स वेरी थैंक गुड अचीवमेंट। मनोज आप चेक करें, अनम्यूट हो गए? क्या हाल है मनोज, ठीक ठाक है? अल्लाह के करम में सर, आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, बहुत मुबारक हो यार आपको भी मनोज। सीरियसली मनोज हमारे स्पेशल स्टूडेंट का नाम हमें याद रहेगा। मेरे ख्याल से सर अरीब भी एग्री करेंगे कि हमारी लाइव बहुत सेशन में मेरे ख्याल से 90-95% मैंने लाइव सेशन अटेंड किए होंगे मेरे ख्याल से। इट वाज आई थिंक बिल्कुल रिकॉर्ड। एग्जैक्टली सर। ठीक है, बिल्कुल। मैं सर अरीब से पूछता अच्छा था सर, कोई सबसे हो ना पहले हो तो मनोज मैं होगे। खैर वो ये कहते थे सर अरीब, हाँ आपके मनोज है, हमारे पास भी। आप दोनों को जो है ना मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, सर अरीब को भी और आपको भी। आपने बहुत मुझे अच्छा गाइड किया थ्रू आउट द सेशन, और अल्लाह के करम से जो है ना मेरा पेपर भी निकल नहीं गया। थैंक आपकी यू यार, दुआएं बस थी अल्लाह और ताला ने मेरे करम माँ फरमाया। बाप की दुआएं थी, तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, मेहनत थी आपकी यार। अ- बस जल्दी से मुझे 2-3 मिनट में बताएं जरा यार कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी अच्छा। चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं यार। जी जी आपकी कौन सी जी जी अटेम्प्ट थी सर। मनोज? फर्स्ट अच्छा अटेम्प्ट थी? अच्छा। अच्छा सर, ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी सर। थर्ड अटेम्प्ट, ओके। पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका था, ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी। अच्छा सर, बेसिकली मैं आप कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, 3 से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, आप इस पेपर के लिए एक अपना टाइम टेबल बना लें, गुड। जो आप रोज़ के रोज़ स्टडी करेंगे। कि आप 2 घंटे दें, 1.5 घंटा दें, 1 घंटा दें, लेकिन वो डेली की डेली आपने उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक ठीक है। है?
उस पे आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपकी भले कितने भी पेपर हो, आप अपना टाइम एलोकेट कर लें, लेकिन टाइम टेबल बना लें, ठीक है। और दूसरी बात कि वीकेंड्स पे आपको अपना जो भी आप डेली टाइम दे रहे हो उसका डबल या 2.5 टाइम्स जो है ना वीकेंड पे आपको एलोकेट करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने सिलेबस की ग्रिड ज़रूर देखनी है कि कौन सी एरिया की कितनी वेटेज है। तो जब आप टाइम एलोकेट कर रहे हो तो ग्रिड को फॉलो करते हुए टाइम एलोकेट करिएगा, ठीक है। इसमें जैसे देखें आप ग्रिड बी है जो, उसमें कोई 10 से 15 मार्क्स हैं जो कि बहुत, यानी आपका एक चैप्टर है। ग्रेड सी है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, आपके 15 से 20 मार्क्स हैं। ग्रेड डी है अगेन उसमें 3 चैप्टर्स हैं, उसमें आपके 15 से 20 मार्क्स हैं। तो अगर आप सिर्फ ये 3 एरियाज ही देखेंगे ना, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ठीक है, तो आपकी एक अच्छा खासा चंक आपका पेपर का जो है ना 7 से 8 चैप्टर्स में कवर्ड है। और आपकी पासिंग मार्क्स जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आप जो है ना इसको प्लान जब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप अगर एक टॉपिक जैसे उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ई बिजनेस का। अब वो ई बिजनेस एक आईटी के चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है, जो ग्रेड बी में फॉलो करता है। लेकिन अब आपने पीडीएफ फाइल आपके पास अवेलेबल है, तो आपने क्या करना है कि ई बिजनेस आपने सर्च किया, आपने देखा कि यार ये ई बिजनेस जो है ना चैप्टर 10 में भी आ रहा है, चैप्टर 15 में भी आ रहा है, ठीक है। तो जब आप ई बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो आपने चैप्टर 10 वाली एरिया भी कवर करनी है, आपने चैप्टर 15 वाली एरिया भी कवर करनी है। तो इससे ये होगा कि आपकी लिंकिंग भी इफेक्टिव हो जाएगी और वो टॉपिक की कवरेज भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, लास्ट सबसे जो आखिरी चीज़ है, आपने 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे रखने हैं जो एससीसीए के हों और या आईसीडब्ल्यू के हों। वो आपकी क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उसको आपने बार बार जो है ना करते रहना है। और एक एरर लॉग ज़रूर मेंटेन करना है। एरर लॉग से आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि ये मैंने मिस्टेक्स पास में करी हुई हैं। वो एरर लॉग आपका एक्सपीरियंस लॉग बन जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब आप फाइनल पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 2 से 3 पेपर आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं फाइनल के ना एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। और सबसे आखिरी मेरी एडवाइस, सबसे यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और नमाज और जो आपकी इबादत है उसको ना छोड़ें। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, थैंक यू वेरी मच यार। एरर लॉग की आपने जो बात की है, सीरियसली स्पीकिंग, मैंने अभी आपके आने से पहले बच्चों को बताया कि मैं खुद भी पर्सनली ये काम करता था कि सेल्फ स्टूडेंट से कंपेयर करके मिसिंग पॉइंट ऐड करता था, जिसका आपने बहुत अच्छा सा नाम रख दिया एरर लॉग, बहुत जबरदस्त। देखें यार, ये अप्रोचेज है, 3 लोगों की अप्रोचेज आपके तो मैं सामने आ भी गई, एक बल्कि 4 चीज लोगों की। ऐड मेरी करनी थी। अप्रोच आ गई, सर अरीब की अप्रोच आ गई, मनोज की अप्रोच आ गई, इनफैक्ट ये रिजवान की अप्रोच आ गई नीचे, ये रिजवान की अप्रोच थी, यहाँ पे मैं हेडिंग डालना भूल गया। तो यार देखें, अगेन बहुत सारी बातें आपको सिमिलर लगेंगी, ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा कि यार पेपर निकल सकता है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस मनोज, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यार, अपने शॉर्ट नोटिस पे जो थैंक है यू ना, सर, क्या कहते हैं, थैंक आप यू। आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरी यार क्या कहते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, देखें जो सर ने सबसे बात की ना, इंपॉर्टेंट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये आप देखें मनोज की जो इंपॉर्टेंट, आप देखें मनोज ने रिस्पेक्ट दी ना टाइम टेबल में, इसको रिस्पेक्ट दी, डबल किया स्टडी टाइम, सिलेबस ग्रेड को फॉलो किया, उस पर रिसर्च की, इफेक्टिव लिंकिंग पे काम किया और फिर एरर लॉग बनाया। तो ये नजर आ रहा है, देखिए ये एफर्ट हुआ है। अब आप देखें, ये उस बंदे का एफर्ट है जो पेपर पास कर चुका है। हम अपने आप से कंपेयर कर लें कि यार क्या हमने ये एफर्ट किया है, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मतलब ठीक है, जो होना था ब्लेम करना कोई फायदा नहीं है। मैं कहूँगी नहीं यार ये तो आप लोगों ने, नहीं 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 यार, देखिए जो था वो हो गया, हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यार इन दोनों बंदों ने माशाल्लाह एक इंडिविजुअल लेवल पे, देखिए हमारा जो एफर्ट था वो तो छोड़ दें, मगर इनका जो एफर्ट है वो आपके सामने है, जो कि मैं समझता हूँ कोई भी बंदा एक रीजनेबल अकल रखता है तो कहेगा कि हाँ यार अब तो पेपर वाकई इतनी एफर्ट हो गई, अब कैसे रुक सकता है। तो और मुझे उम्मीद है इससे इनको इंशाल्लाह एमएसएट बहुत फायदा होगा। रिजवान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 चैप्टर जो है ना क्या कहते हैं पेपर बनता है, और लिंकिंग, जार्गन्स, टर्मिनोलॉजीज। एंड मनोज की बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे, टाइम टेबल नहीं बनाओगे और एरर लॉग नहीं बनाओगे, तो फिर आपको जो है ना समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। थैंक यू मनोज, थैंक यू रिजवान, थैंक यू सर अरीब यार, बहुत जबरदस्त। जैसे कहते हैं कि यार आपका रिसर्च है ऑब्वियसली पहले दिन से हमारे साथ, एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जैसे कहते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ कि यार चीजें हम लोग बेस्ट लेवल पे लेके जाएं। यस, देयर आर स्टूडेंट्स जो पास हुए, देयर आर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो हमसे भी पढ़ के पास नहीं हो, मगर ऑब्वियसली हमने जैसे कहा कि यार हम किसी को ऑन करते हैं और
एक अप्रोच आपके सामने रखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक लास्ट चीज दिखा दूं, क्योंकि एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपको पता है कि हमें क्या करना, इस बार हम ये भी करने जा रहे हैं। चलो यार, अगर आप पेंडिंग लेक्चर हो तो हमें फॉलो अप की एक्सरसाइज भी करने जा रहे हैं कि हर स्टूडेंट का क्या स्टेटस है। ये हम कैफ पे शुरू कर चुके हैं, बीएफडी में भी शुरू कर चुके हैं। अब हम, मैं और अरीब सर ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें अब ये शायद सीफएफ 3 में भी कर लेना चाहिए कि भाई कितने लेक्चर कवर किए बताओ, ठीक है, कितने रहते हैं। क्योंकि देखें, अगर कोई मतलब क्लासेस ले रहा है तो बाकी कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो अपना प्लान बनाए, जैसे मनोज ने कहा। तो ये सारी बातें मतलब अगेन ओवर द सेशन हम डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्पॉसिबल इज नथिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं क्या कुछ बेहतरी फील हुई, क्या कुछ लगा कि यार जो लोग कह रहे थे कि हमें तो पेपर पास होना चाहिए था, क्या हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली आज के सेशन से? क्या कुछ लर्निंग आउटकम्स मिले? क्या कोई डायरेक्शन मिली? क्या ये बातें हम करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखें ना, एक बंदा पास हुआ आपको बता रहा है, दूसरा बंदा पास हुआ बता रहा है, एक बंदा क्वालिफाइड आपको बता रहा है, दूसरा बंदा क्वालिफाइड बता रहा है एसीसीएस है। तो देखिए ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलें यार, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा सेशन इंशाल्लाह अब व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबब्ली कल एक सेशन होगा, टाइम हम कंफर्म कर देंगे आपको। ठीक है, और मेरी यही इल्तिजा है कि यार अगर हमारे साथ एसोसिएट रहते हैं तो हम ऑब्वियसली फॉलो अप वगैरह भी करे होंगे, ताकि हम हमारे साथ रहें, प्रैक्टिस भी करा रहे होंगे। अब सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो यार देखिए, पेपर के इंसाफ, बस एक लास्ट वर्ड में यूज करूंगा कि आप पेपर के इंसाफ जरूर करें। ठीक है, जो उसका ड्यू, उसका इंसाफ है वो जरूर करें, ताकि ये कि इस पेपर में आप कामयाबी हासिल करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर अरीब। इंशाल्लाह फिर हम जो है ना ग्रुप पे अपडेट Thank you, करते हैं आपको। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। और लास्ट बात बस मैंने बीएफडी वालों से भी की थी, आपसे भी कहूंगा, बिल्कुल लास्ट बात जो मनोज ने भी बात की और हमारे मेरिट होल्डर बंदे ने भी बात की आज, क्योंकि माशाल्लाह हमारा बीएफडी में मेरिट भी था, एमएसडब्ल्यू की भी बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं कि हमारी, जिसे कहते हैं कि वो रही इस बार रिजल्ट रहा। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि यार कि प्रेयर्स, ये देखें उनका सेशन का मैं देख रहा हूँ, आज जो सुबह में उनका सेशन हुआ था, तो उन्होंने एक बात की प्रेयर्स। तो देखें यार, दुआ जरूर करें, अपने लिए भी दुआ करें प्लीज, और लोग के लिए भी दुआ करें। देखो कोई पैसे नहीं लगते, क्या जा रहा है इस दुआ करने में कि जी अल्लाह मुझे भी पास हुआ दे, और जितने लोग पेपर देंगे सबको पास करा। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए यार, पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। ठीक है, तो प्लीज दुआ भी करें, क्योंकि लास्ट सबसे आखिरी बात ये है कि हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, हम चाहे जितनी एफर्ट कर लें, हम चाहे जितने तरकीबें कर लें, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं होगी तो हम पास नहीं हो सकते। तो यार अल्लाह ताला की मर्जी को शामिल करने का बेस्ट तरीका ये अल्लाह से मांगे हम दुआ के जरिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है देखें अल्लाह ताला आपको यहाँ तक ले आए, कैफ हो गया, फम में आ गए, सीफएफ की अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो यार सीए भी हो जाएगा, मगर ये है कि हमें अपना एक जायज जो एफर्ट बनता है वो करना। ठीक है, चलिए अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। नंबर आपके पास मेरा मौजूद है, आपके सॉरी आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर अरीब, थैंक यू मनोज, थैंक यू रिजवान, Thank you, sir. खुदा हाफिज़।